हेलो नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ हूं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी कुछ उपयोगी और नई जानकारियों के साथ। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में प्रेवेलेंट पेंशन स्कीम्स के बारे में। अभी लास्ट सैटरडे को यूनियन कैबिनेट ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का की फीचर ये है कि इसमें एक अश्योर्ड पेंशन का वादा किया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच में ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि एक अश्योर्ड पेंशन दी जानी चाहिए। जैसा कि आपको याद होगा, किसी जमाने में ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी जिसमें आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता था ताउम्र, और उसके बाद में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान था। लेकिन 2004 में जब से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई, तब से ये अश्योर्ड पेंशन जैसी चीज खत्म हो गई। तब से आज तक लगातार कई सारे आंदोलन हुए, लगातार डिमांड बनी हुई थी कि कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आफ्टर रिटायरमेंट एक अश्योर्ड पेंशन मिलती रहे। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के फीचर्स को मिक्स करते हुए एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। तो आइए जानते हैं यूपीएस के फायदे क्या हैं, इसके की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि इस यूपीएस के लॉन्च होने के बाद में एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं, और ये विकल्प केवल सिर्फ एक ही बार चुना जा सकेगा। एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर को भी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहें तो यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे की फीचर है वो होगा अश्योर्ड पेंशन का। जी हाँ, यूपीएस के की फीचर जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज की डेट में ये स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख है, उनके ऊपर लागू होगी। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहें तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो लगभग 90 लाख एम्प्लॉइज जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं वो भी इससे जुड़ सकेंगे। इसका पहला की फीचर होगा अश्योर्ड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जी हाँ, जब भी एम्प्लॉय रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के इमीडिएटली 12 मंथ्स बिफोर का सैलरी का जो एवरेज होगा, बेसिक पे प्लस डीए का जो एवरेज आएगा, उसका 50% उसको अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि इसके लिए उसको कम से कम 25 साल की उसकी नौकरी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर ये नौकरी 25 साल की नहीं हुई है, मिनिमम 10 साल की हो चुकी है, तो भी उसकी मिनिमम पेंशन जो फिक्स होगी वो 10,000 रुपए होगी। अगर अगले की फीचर की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो आज की डेट में 14% होता है, वो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 18.5%। यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉय को अपने बेसिक प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा और एम्प्लॉयर उसमें 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगा। जैसा कि आपको याद होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक ऑप्शन होता था कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, जिसके तहत आप रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी टोटल पेंशन का एक सर्टेन पोर्शन कम्यूट करा सकते थे और उसके अगेंस्ट आप एक लमसम अमाउंट ले सकते थे। होता क्या था कि इसके चलते आपकी जो एक्चुअल पेंशन थी वो एक सर्टेन अमाउंट से कम हो जाती। यूपीएस में ये प्राविधान किया गया है कि आप यहाँ पर अपनी पेंशन कम्यूट करा सकते हैं एक डेफिनेट फॉर्मूले के तहत, और इस कम्यूटेशन के चलते आपकी मिनिमम पेंशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक की फीचर है जो इसमें ऐड किया गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो अगला की फीचर जो आप कह सकते हैं वो है इसमें अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस ड्यूरेशन के दौरान डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसके स्पाउस को उसकी ड्यू पेंशन के 60% के बराबर फैमिली पेंशन भी मिलेगी। यूपीएस में इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का भी प्राविधान किया गया है जो कि आप मान सकते हैं डीए के इक्विवेलेंट होगा। इसके चलते आपकी पेंशन जो होगी वो इंडेक्सेशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के हिसाब से बढ़ती रहे। यूपीएस में डियरनेस रिलीफ का भी प्राविधान होगा जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इक्विवेलेंट होगी। अब अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, जैसा हम सभी जानते हैं एनपीएस के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है 14% का, उस पे हमको टैक्स रिबेट मिलती है। न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलती है, ओल्ड टैक्स रेजिम में भी मिलती है। हालांकि अभी इस मुद्दे पे यूपीएस में कोई क्लैरिटी नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि इस बारे में भी गवर्नमेंट जल्दी ही कुछ क्लियर गाइडलाइंस जारी करेगी। इस यूपीएस के आने के बाद में इंडिया में आज की डेट में 3 तरह की पेंशन स्कीम्स एप्लीकेबल है। पहली जो हम सभी जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरी न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से लागू हुई, और तीसरी यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आप घबराएं नहीं, कंफ्यूज ना हो, हम आपको इन तीनों पेंशन स्कीम्स के प्रोज और कॉन्स और की फीचर्स को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की। पहली चीज ये कि ओपीएस मेनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है। इसमें प्राइवेट
एम्प्लॉइज या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ओपीएस का कोई प्राविधान नहीं है। इसके साथ ही ओपीएस में एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट के टाइम की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% के बराबर पेंशन मिलती है। ओपीएस में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रोविजन रहता है, जिसमें एम्प्लॉय अपनी सैलरी का एक सर्टेन पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको एक सर्टेन इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है। ओपीएस में एम्प्लॉइज 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ओपीएस की खूबी यह है कि ओपीएस में सर्विस के दौरान एम्प्लॉय को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता। सारे पेमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी से होते हैं, यानी कि ये सारे पेमेंट गवर्नमेंट फंड करती है। ओपीएस के अंतर्गत जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को फैमिली पेंशन का प्राविधान रहता है। ओपीएस में हर 6 महीने पे डीए अनाउंस होता है और आपकी पेंशन रेगुलरली बढ़ती है। अब अगर हम आगे बात करें न्यू पेंशन स्कीम जो 2004 से लागू हुई थी, ये ओपीएस से कई मायनों में डिफरेंट थी। पहली खूबी ये थी कि एनपीएस चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। एनपीएस के अंतर्गत जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी बेसिक पे और डीए का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका एम्प्लॉयर इसमें एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन 14% का करता है। एनपीएस के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो स्टॉक और डेट मार्केट से लिंक्ड होते हैं, यानी कि इनके रिटर्न्स मार्केट फ्लक्चुएशन पे बेस्ड होते हैं और पेंशन जो होती है या आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो एंटायरली रिस्क फ्री नहीं होते हैं। इसी वजह से आपकी पेंशन को आप पहले से एसेस नहीं कर सकते, ये फिक्स नहीं होती है। इसके साथ ही जो इसके रिटर्न्स आते हैं उन पर एप्लीकेबल टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। एनपीएस के अंतर्गत पेंशन रिसीव करने के लिए रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एटलीस्ट 40% ऑफ योर कॉर्पस के अगेंस्ट एन्युटी परचेज करनी होती है। बैलेंस 60% को आप लमसम विड्रॉल भी कर सकते हैं जो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा, या आप चाहें तो उस पर भी आप एन्युटी परचेज कर सकते हैं। एनपीएस में हमारी पेंशन हमारे कॉर्पस साइज पे डिपेंडेंट होती है और फिक्स नहीं होती, यानी कि हम पहले से उसको एसेस नहीं कर सकते। एनपीएस में किसी भी तरह का डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ जैसा प्रोविजन नहीं होता है। अब अगर हम बात करें यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, तो यहां हम पाते हैं कि इसमें दोनों तरह के फीचर्स हैं। एनपीएस के भी कुछ फीचर्स हैं और ओपीएस के भी कुछ फीचर्स हैं। यूपीएस के अंतर्गत अपने पेंशन फंड को क्रिएट करने की लायबिलिटी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की होती है, यानी कि एम्प्लॉय अपनी बेसिक पे प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करता है इस पेंशन फंड में और एम्प्लॉयर 18.5% का कंट्रीब्यूशन देता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉइज विल रिसीव 50% ऑफ देयर एवरेज ऑफ बेसिक पे प्लस डीए ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट। अगर किसी के एम्प्लॉय की डेथ रिटायरमेंट के पहले हो जाती है तो उसके स्पाउस को उस एम्प्लॉय की ड्यू पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस पीरियड 25 साल से कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसको भी एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी जो कि 10,000 रुपए हो। यूपीएस प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन सिमिलर टू डियरनेस अलाउंस टू एडजस्ट assured pension, family pension and minimum pension according to the inflation rates. In addition to gratuity, UPS provides a lump sum payment at retirement. For every 6 months of service, employee receive 1/10 of their monthly salary, यानी कि basic pay plus DA as one time payment. और इस कम्यूटेशन का इम्पैक्ट आपकी मिनिमम अश्योर्ड पेंशन पे नहीं पड़ता है। तो ये थे यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको अब ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर के कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल या शंका है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके उन सवालों का जवाब देंगे। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ और उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।